कक्षा 12वीं के सभी होनहारों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास के अंदर जो बायोलॉजी की हमारी क्लास चल रही है, हमने 1 से लेकर के 4 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। उसके साथ साथ में 22वां और 24वां अध्याय भी हमने कंप्लीट कर लिया है। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों की बेहद मांग पर मैंने कुछ नोट्स भी आप लोगों के यूट्यूब पर ही अवेलेबल करा दिए, ताकि आप अगर उसे मैच करना चाहें या पढ़ना चाहें तो बड़ी आसानी रहेगी। आज मैं आप लोगों को जो चौथा अध्याय मैंने करवाया आप लोगों के लिए, उसके नोट्स भी आप लोगों के लिए डाल दूंगा। आज हम जिस चीज़ की बात अध्ययन करने जा रहे हैं, जो आज का टॉपिक है हमारे पास में, पहले हम अध्याय की बात कर लेते हैं कि हमारे पास में अध्याय कौन सा है। देखिए, अध्याय 1 से 4 के बाद में 5वां आता है, तो मैं 5वां अध्याय ही ले रहा हूँ। और टॉपिक यहाँ अध्याय का नाम है जल संबंध। देखिए, जल संबंध किसके बीच में, तो पादपों का जल संबंध। पूरा टॉपिक हमें पादपों का जल संबंध पढ़ना है। इस टॉपिक में हमें परासरण पढ़ना है, इसमें हमें विसरण पढ़ना है और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। ये समझने की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है और इसके नोट्स आपको लगे हाथों हाथ बनाते ही रहना है। वीडियो को अगर ऐसा लगे कि गति तेज है तो रोक दीजिए, वापस देखिए और करत करत अभ्यास के जड़ मत होन सुजान रसरी आवत जात से शिल्पत पड़त निशान, बार बार प्रयास कीजिए तो निस्संदेह है आप इसे अच्छे से पढ़ पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे जो शरीर है, या अगर किसी भी सजीव की अपन बात करें, अगर अपन सजीव की बात करें तो सजीव का निर्माण होता है कोशिका से। अब चाहे सजीव एक कोशिकीय हो या सजीव बहुकोशिकीय हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तमान में एक कोशिकीय स्थान पर अकोशिकीय शब्द उपयोग किया गया है। क्या उपयोग किया गया है? अकोशिकीय शब्द का उपयोग किया गया है। तो चाहे सजीव कैसा हो, एक कोशिका या अकोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, लेकिन सजीव के अंदर महत्वपूर्ण पदार्थ होता है जीव द्रव्य। क्या होता है? जीव द्रव्य। बिना जीव द्रव्य के कोई भी सजीव या कोशिका जीवित नहीं रहती है। अब ये जो जीव द्रव्य की मैं बात कर रहा हूँ, जीव द्रव्य किस में होगा? कोशिका के भीतर होगा। तो कहाँ पर होगा? कोशिका के भीतर, यानी कि कोशिका में। कोशिका के अंदर अगर अपन बात करें तो कौन होगा? जीव द्रव्य होगा। और कोशिका के बिना किसी भी, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, दोनों का जीवन संभव नहीं है। यानी कि अगर हम ये बात समझें, चाहे पादप हो या चाहे जंतु हो, उसे बनाने वाली संरचना कौन है? तो कोशिका है। तो कोशिका सजीवों की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। क्या कहा मैंने? क्या शब्द उपयोग में लाया हूँ मैं? कि कोशिका जो है क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। देखो, संरचनात्मक का मतलब तो ये हो गया कि हर जंतु, हर पादप किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। जो चीज़ कोशिका से बनी हुई है, इसीलिए कोशिका को अपन क्या बोलेंगे? संरचनात्मक इकाई है। क्रियात्मक का मतलब क्या हो गया? बिना किसी भी कोशिका में क्रिया के संभव नहीं होगा, यूँ समझ लीजिए। यानी कि वो क्या करती है? एक कोशिका दूसरी कोशिका निर्माण करती है। उसी कोशिका के अंदर क्या होगा? जनन होगा। जनन के बाद में उपापचयी क्रियाएं होंगी। जितनी भी क्रियाएं होंगी इसी में संभव होगी। तो क्या कोशिका उसकी एक प्रकार की क्रियात्मक इकाई हुई कि नहीं हुई? है ना? फंक्शनल इकाई हुई, यूनिट हुई। तो फंक्शनल यूनिट भी है और बनाने वाली यानी कि संरचनात्मक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। तो क्या समझने जैसी बात होगी, जो सजीव हैं, जो कोशिकाओं से बने हुए हैं, वो कोशिकाओं से बने हुए हैं, उनके अंदर एक महत्वपूर्ण पदार्थ पाया जाता है जीव द्रव्य। और इस कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? कोशिका को क्या कहते हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब बात समझिए, कोशिका का लगभग कितना? 90% भाग, इससे भी अधिक, मैं लगभग शब्द उपयोग कर रहा हूँ, क्या होता है? तो जल होता है। तो मुझे एक बात बताइए, जब इतना महत्वपूर्ण बात, कोशिका में कौन है? जीव द्रव्य। कौन है? जीव द्रव्य।
जब जीव द्रव्य का कितना हो, 90% भाग किसका बना हुआ हो, पानी का बना हुआ हो, तो बताओ पानी उसके लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि आपके और मेरे बीच में ये दूरियां खत्म करने वाले इंटरनेट है। अगर इंटरनेट ही नहीं हो तो हम आपस में मिल पाएंगे क्या, या बात कर पाएंगे, या पढ़ पाएंगे क्या? नहीं। क्यों संभव हो रहा है? नेट की वजह से। यहाँ पर कौन संभव करा रहा है? जल। तो जल कोशिका को क्या कर रहा है? हर प्रकार से जो फैसिलिटी चाहिए वो कौन दे रहा है? पानी दे रहा है या जल दे रहा है। तो जल कितना प्रतिशत है? लगभग इतना है, 90% है। तो जो कोशिकाओं की सजीवता है, जो कोशिकाएं जिसके कारण जीवित हैं, वो किसके कारण जीवित हैं? जल के कारण जीवित है। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं। अब जल के कारण क्या होगा? तो कोशिका में उपस्थित जीव द्रव्य कोशिका में उपस्थित जीव द्रव्य क्या काम करेगा? तो परासरण। क्या करेगा? विसरण। क्या करेगा? जीव द्रव्य कुंचन है ना। परासरण करेगा, विसरण करेगा, जीव द्रव्य कुंचन करेगा, और पारगम्यता। देखिए, परासरण की क्रिया संपन्न होगी, विसरण की क्रिया संपन्न होगी, जीव द्रव्य कुंचन की क्रिया संपन्न होगी, और साथ साथ में क्या हो जाएगा? तो पारगम्यता भी प्रभावित होगी। यानी कि कोशिका के अंदर ये सभी घटनाएं किसकी वजह से होंगी? तो जल की वजह से होंगी। अगर पानी नहीं हो तो ये सभी घटनाएं संपन्न नहीं होंगी, और जब ये चीज़ें संपन्न नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा? कोशिका जीवित नहीं रहेगी, और जब कोशिका जीवित नहीं रहेगी तो कोई भी सजीव जीवित नहीं रहेगा, और जब सजीव जीवित नहीं रहेगा तो ये ब्रह्मांड खतरे में होगा। वही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों को ये क्लियर कट समझ में आ गया होगा। आप लोग अपने हिसाब से एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले लीजिए, है ना। क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए, अब देखिए, आखिरकार जल जो अपन शब्द यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ऐसा कौन सा गुण है कि जल की वजह से ही सब कुछ हो रहा है? तो जल की कोई प्रॉपर्टी या कोई ना कोई तो गुण होगा। तो जल के गुण हम क्या पढ़ेंगे? जल के गुण। पहली बात, जल एक ऐसा पदार्थ है जो ध्रुवीय होता है। जल क्या होता है? जल ध्रुवीय पदार्थ है। ध्रुवीय पदार्थ है। जल कैसा पदार्थ है? ध्रुवीय पदार्थ है। ध्रुवीय का मतलब ये हो गया कि एक भाग उसका ध्रुवीय होगा, यानी कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसको होगा, यानी वो क्या कर देगा? आयनित करेगा। आयनित करता है। मेरी बात समझ में आई? दूसरी बात, जल के अंदर ससंजन बल और आसंजन बल प्रबल होते हैं। क्या होता है? जल में ससंजन व आसंजन बल प्रबल होता है। कौन कौन सा बल? ससंजन बल और आसंजन जो बल है वो कैसा होता है? प्रबल होता है। तीसरी बात, जल में हाइड्रोजन बंद पाया जाता है। जल के अंदर क्या होगा भैया? हाइड्रोजन बंद पाया जाएगा। एक और चीज है, ये कैसा होता है? ऊष्मा का सुचालक होता है। ऊष्मा का सुचालक होता है। और जल के अंदर क्या होता है? तो जल में तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। तीनों अवस्थाएं संभव होती है। अगर जल की अपन बात कर रहे हैं तो जल के अंदर ये तीनों अवस्थाएं भी संभव होंगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझने की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या चीज़ अपन समझने जा रहे हैं और क्या चीज़ है हमारे पास में। जल की तीनों अवस्थाएं होती हैं, जल के सब गुण होंगे। अब यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु अगर देखें अपन, तो जल ध्रुवीय होता है। जल में आसंजन और ससंजन बल पाया जाता है, जो कि बहुत प्रबल होता है, और इसमें हाइड्रोजन बंद होता है।
और ऊष्मा का ये सुचालक होता है। तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। अगर कोई पूछ भी ले तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी, तो आपको पता ही होगा। एक तो ठोस के रूप में बर्फ के रूप में ठोस, एक गैस के रूप में आपके पास में आती है वाष्प, और जल तो आपको पता ही है द्रव के रूप में है। तीनों अवस्थाएं मौजूद होंगी। अब ये तीनों अवस्थाएं आप लोगों ने समझ ली। अब जिस टॉपिक पे हमें बात करनी है, तो आपकी किताब में दे रखा है विसरण। पॉइंट क्या दे रखा है? विसरण। तो हम सबसे पहले विसरण को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार विसरण क्या है, क्या महत्वपूर्ण बिंदु बनता है विसरण के ऊपर, तो इसको समझना होगा। विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक हमने लिया है, हम एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? परासरण पढ़ेंगे, विसरण पढ़ेंगे, जीवद्रव्य कुंजन पढ़ेंगे, पारगम्यता पढ़ेंगे, इनके मध्य के संबंध लेंगे, प्रभावित करने वाले कारक लेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं हमें क्या मिल जाएगा? पूरा का पूरा टॉपिक हमारे पास क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम किसके बारे में बात करते हैं? विसरण के बारे में बात करते हैं। चलिए, टॉपिक आता है अपने पास में विसरण। तो विसरण किसे बोलेंगे? विसरण बोलेंगे किसे या कहेंगे किसे? तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं की गति विसरण कहलाता है। देखिए यहाँ पर शब्द है सांद्रता। आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है कि सांद्रता है ना। तो जब कोई अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करे, अधिक सांद्रता से कहाँ जाए? कम सांद्रता की ओर जाए, तो इस घटना को अपन क्या बोलेंगे? इस घटना को हम क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे विसरण। लेकिन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा क्यों? ऐसा क्या कारण हो रहा है? तो इसका कारण क्या होता है? अणुओं में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवेश करने का कारण उसमें उपस्थित गतिज ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है उसके अंदर? उपस्थित गतिज ऊर्जा। फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज़ को समझिए। आपके पास में कोई इत्र की डब्बी है, परफ्यूम है, आपने अपने ऊपर डाला, वो पूरे कमरे में उसकी खुशबू आ गई। क्या हुआ? इस बॉक्स के अंदर जब वो थी तो वो बहुत प्रेशर के साथ में था, दबाव बहुत ज़्यादा था। जैसे प्रेस करने के बाद में कहाँ चला जाएगा? वो बाहर चला जाएगा। इसी प्रकार अमोनिया का हमारे पास में पात्र है, तो एग्जाम्पल लिखेंगे अमोनिया के पात्र से संपूर्ण कहाँ पर? संपूर्ण का घर में या कमरा जो आपका पात्र है, कमरे में महक कहाँ पहुँच जाएगा? पूरे कमरे में उसकी महक होने लग जाएगी। क्यों पता लग रहा हमको? ये ऐसा पता इसलिए लग रहा है क्योंकि क्या हो जाएगा? विसरण की क्रिया हो रही है। अच्छा, विसरण जो है कहाँ से हो रहा है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की हो रहा है। विसरण किधर हो रहा है हमारे पास में? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की हो रहा है। तो ये कहाँ पर होगा? तो विसरण ठोस, द्रव और गैस। द्रव्य और द्रव में फर्क है, ध्यान देना है ना। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों में समान रूप से पाया जाता है। अगर आपको कोई कहे कि भाई साहब क्या विसरण में, ठोस में विसरण होता है? हाँ, ठोस के अंदर भी विसरण होता है। तो क्या द्रव में विसरण होता है? हाँ। आप देखिए नीला थोथा आपके पास में है और आपने एक पानी में डाल दिया, क्या होगा? पूरे पानी के अंदर धीरे धीरे नीला रंग फैल जाएगा।
अगर मान लो नीला तोता नहीं है तो आपके पास में इंक तो होगी। एक बार शुद्ध कांच के ग्लास लीजिए, उसमें एक ड्रॉप इंक की डाल के देखिए, धीरे धीरे वो पूरा शाही का रंग का हो जाएगा। और गैस के अंदर तो मैंने अभी आपको उदाहरण लिया ही है अमोनिया का, इस तरह से फैलेगा। तो समान रूप से फैलेगा, लेकिन फैलने की जो इसकी गति है वो भिन्न भिन्न होगी। तो क्या लिखेंगे अपन, हम क्या लिखेंगे, इसकी गति भिन्न भिन्न होती है। इसकी गति भिन्न भिन्न होती है। ये जो फैलने की जो गति है वो क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। इसकी गति भिन्न भिन्न होगी। गति भिन्न भिन्न होने का मतलब ये हो गया कि एक जैसी गति से नहीं होगा। हो सकता है ठोस में बहुत तेजी से फैल रहा हो, या गैस में बहुत तेजी से फैल रहा हो, और ठोस में फैलने की गति कम होगी, लेकिन समान रूप से फैलेगा। फैलने की स्थिति वही होगी। स्थिति देखिए, कोई चीज़ धीरे धीरे फैल रही है लेकिन सब जगह पूरे कमरे में फैल रही है, और कोई चीज़ अगर खाली है जल्दी फैल रही है लेकिन वो भी पूरे कमरे में फैल रही है। तो उनकी क्या होगी, समान रूप से तो वो फैल रहा है, लेकिन क्या होगी, उसकी गति क्या हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो गया आप लोगों के क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अपन, अगला पॉइंट अपने पास में क्या आ सकता है। क्लियर है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ इधर वाले को। चलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, विसरण की ठोस, द्रव और गैस तीनों समान रूप से होती है। यानी कि इसकी जो दर होती है, दर तीनों अवस्था में समान होती है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ विसरण की, और विसरण की दर तीनों अवस्थाओं में क्या होती है, समान होती है, लेकिन उसकी गति पदार्थ पर निर्भर करती है। अब जो गति है वो पदार्थ किस प्रकार का, अब आप शहद ले रहे हो, एक तरफ आप तो शहद ले रहे हो और एक तरफ आप ले रहे हो थिनर और शहद में फर्क होगा। दोनों में विसरण होगा, लेकिन दोनों में क्या होगा, फर्क होगा। दोनों की स्थिति में क्या होगा, परिवर्तन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते हैं, अगर आपके पास में चीनी का विलयन है ना, चीनी का क्या है, विलयन है। आप लोगों को विलयन, विलायक और विलय ये तीनों अच्छे ढंग से पता होगा। तो चीनी का आपके पास में विलयन है, में जल मिलाने में हमने क्या किया, एक गिलास लिया, इस गिलास के अंदर पानी भर दिया, और उसके अंदर एक और गिलास लिया, उस गिलास के अंदर हमने क्या भर दिया भैया, चीनी का विलयन भर दिया। और जब हम आपस में इनको मिलाते हैं तो क्या होगा, चीनी के जो अणु हैं वो जल में जाएंगे, और जल के जो अणु हैं वो कहाँ जाएंगे, चीनी में जाएंगे, आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। ये जो क्रिया होगी, ये दोनों की क्रिया उनके अणुओं पर निर्भर करेगी। हमेशा ध्यान देना, किस पर निर्भर करेगी, उनके अणुओं पर निर्भर करेगी। तो ये बात होगी। अगली जो क्लास होगी उस पर हम बात करेंगे स्वतंत्र प्रकार के विसरण की, और उसके साथ साथ में उसका विसरण का क्या महत्व है, ये टॉपिक भी हम महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ लेंगे। आप लोगों के लिए ये जो क्लास है बड़ी महत्वपूर्ण होगी, और मैं मानता हूँ, इसलिए आप लोग भी एक चीज़ मान लीजिए, अपने मित्रों को इसे शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इसका अध्ययन कर सकें। जिन विद्यार्थियों ने ऑनलाइन ग्रुप बना रखे हैं, ऑनलाइन पढ़ने के लिए जो अलग अलग टीचर्स के ग्रुप बनाए हैं, उनमें भी इन वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ सकें, एक अच्छा सा अध्ययन माहौल हो सके। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि अभी आवश्यकता नहीं है बाहर निकलने की। लॉकडाउन सरकार ने खोला है अपनी मजबूरी से, कोरोना ने आकर नहीं कहा है कि अब आप कोरोना मुक्त हैं, तो इसलिए घर में रहिए। जय हिंद, जय भारत।